आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कवर होता है नहीं होता है। यूजुअली ये देखा गया है कि हम सोसाइटीज़ में जाते हैं, आरटीआई लगाते हैं, तो हमारे को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी द्वारा मना कर दिया जाता है कि हम आरटीआई एक्ट में नहीं आते हैं। तो क्या हम उनको जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस पर छोड़ दिया जाए या हम उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा वो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो बने रहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ नहीं कहलाती, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कवर नहीं होती है। एज मैंशनड, जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड पब्लिक अथॉरिटीज़ अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट and therefore are not bound to provide information requested by the citizens। तो अगर हम आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से 2005 के हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो सोसाइटीज़ में हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा DCIS एक्ट को। जो DCIS एक्ट हमारा दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 में ये एक्ट आया था। 2007 में ये अमेंड हुआ। इसके अंदर हमारे कुछ सेक्शन डिफाइन है। अगर हम एप्लीकेशन उस सेक्शन के हिसाब से, उस एक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो आप सोसाइटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एज़ पर द आरटीआई। ये भी हमारा एक तरह से आरटीआई का सब्स्टिट्यूट है। DCIS एक्ट 2003, DCIS एक्ट 2003 के अंदर सेक्शन है 139 जो हमारे को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताता है। इस एक्ट में आप देखिए 9 में सीरियल नंबर 1, एनी मेंबर और क्रेडिटर हैविंग इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी may seek information relating to any transaction of the cooperative society and for that purpose may be provided a certified copy of any document within 30 days from the date of receipt of application relating to such transaction on payment of such fees as may be specified। फीस जैसे हमारे आरटीआई में है ₹10 का हमारा पे ऑर्डर लगता है, सेम फीस यहाँ मेंशन होती है। यहाँ बाय मोड चेंज हो जाता है, आप कैश में भी सबमिट करा सकते हो। अब एनी मेंबर और क्रेडिटर कौन से होते हैं? एक तो मेंबर्स वो हो गए जो सोसाइटी अपने मेंबर्स बनाती है, और क्रेडिटर्स वो हो गए जो उन्होंने सोसाइटी को पेमेंट दे रखी है। अब कई बार क्या होता है कि मेंबर्स सोसाइटी बनाती नहीं है, हम क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स इन द सेंस हम रेगुलर मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उस केस में आप सोसाइटी के क्रेडिटर हो जाओगे। तो अगर आप तब भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो सोसाइटी को, इस सेक्शन के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका सब सेक्शन 2 कहता है वेयर अ मेंबर और क्रेडिटर हैविंग इंटरेस्ट इन अफेयर ऑफ ए सोसाइटी सीकिंग इंफॉर्मेशन प्रेफर्स एन अपील टू रजिस्ट्रार stating that his application for providing information or has not furnished information within the time specified under subsection 1। अब इसके अंदर सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि अगर एप्लीकेशन के बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है या नहीं की जाती है विद इन 30 डेज़, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके इसकी अपील कर सकते हो, और रजिस्ट्रार आपको अपील के अंदर ये प्रोवाइड कराएगा कि भाई इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड सबसेक्शन 1 और हैज़ रिफ्यूज द रिक्वेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए डाली है और वो आपकी एक्सेप्ट कर दी जाए, तो हो सकता है विद इन टाइम में उन्होंने रिक्वेस्ट आपको रिफ्यूज़ भी कर दी हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास। और नोइंगली गिवन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको लगता है नहीं इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप इसके लिए भी अपील कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास। और ऑब्स्ट्रक्ट इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन,
वे आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आपको मना कर दी गई है, तो आप फिर अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। आफ्टर अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी कौन से हुए? हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसर है। एंड द टू फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन ए स्पेसिफाइड period in the order or such extended period as may be allowed, and in case of default the registrar may impose a penalty। अब इसमें ये बताया गया कि उनके ऊपर क्या पेनल्टी का प्रोविज़न है। अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी, उन्होंने इंटेंशनली मेलाफाइडली डिनाई करी है, तो वो पेनल्टी इनके ऊपर लगा सकता है। वो पेनल्टी कितनी हो सकती है? पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज़ ईच डे। जिस दिन से इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिनाई करी है उस दिन से 250 रुपीज़ पर डे टिल कब तक? जब तक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल जाती। अब इसके अंदर सो हैवएवर टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़। इसमें ये मेंशन है कि अब टोटल अमाउंट कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 10,000 रुपीज़, विच शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट पेमेंट, जो इनकी पर्सनल पॉकेट से रिकवर की जा सकती है। आरटीआई एक्ट 2005 को अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं सोसाइटी से, तो वो सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सोसाइटी के अंदर DCS एक्ट एप्लीकेबल होता है। DCS एक्ट के अंदर हमारा सेक्शन है 139, जिसके अंदर कोई भी मेंबर ऑफ क्रेडिटर सोसाइटी से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसका टाइम पीरियड 30 डेज़ का है। अगर 30 डेज़ में या तो इन्फॉर्मेशन कंप्लेंटेंट को या क्रेडिटर और मेंबर को प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो वो अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को। किन किन केसेस में? या तो उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, उसको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, या उसको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया है। और उसके लिए पेनल्टी का प्रोविज़न है। पेनल्टी के अंदर पर डे के हिसाब से 250 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे, जो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ हो सकता है। तो अगर आज फर्दर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसी भी इंफॉर्मेशन लेनी है रिलेटेड टू सोसाइटी काम कैसे कर रही है, क्या फंड का यूटिलाइज हो रहा है, इस प्रोविज़न के हिसाब से, इस सेक्शन और एक्ट के हिसाब से आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सोसाइटी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आरटीआई 2005 में वो मना कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे किस प्रोविज़न में ये मेंशन है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है और कौन सी नहीं दी जा सकती। उसके लिए बने रहिए, देखते रहिए।